हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल क्लासेस। दोस्तों, आज हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए उनके जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुए हैं 2018 बैच के फोर्थ सेमेस्टर के उन पेपर के सोल्यूशन लेकर आए हैं। तो उस सोल्यूशन की सीरीज में जो हमारा फोर्थ पेपर है आपका मैथमेटिक्स, उसका सोल्यूशन हम बताएंगे आपको यहाँ पे। उस वीडियो आपका उस पेपर में जो भी आपके क्वेश्चन थे उनका फुल सोल्यूशन हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो मैथमेटिक्स का पेपर होता है 25 नंबर का होता है। इसमें आपके 5 एमसीक्यू, 6 आपके अति लघु उत्तरीय और 7 लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ की बात करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि यदि cos a इक्वल टू 0 तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है? cos a इक्वल टू 0। तो हमें निकालने है a की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए, अगर आपने हमारे चैनल से इन चीजों को पढ़ा है पहले, अगर पढ़ा था तो आपका ये क्वेश्चन 100% सही हुआ होगा। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो कहीं ना कहीं से तो पढ़ा होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। हमने आपको बताया था, अगर नहीं बताया था तो आप जानते हैं कि cos में 0 वैल्यू किसकी होती है। तो cos में जो आपकी वैल्यू 0 होती है वो होती है आपके cos 90 डिग्री की। cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या आती है? 0 होती है। यहाँ से cos a इक्वल टू हो गया आपका cos 90। cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 90 डिग्री। तो देखिए, ऑप्शन की बात करते हैं तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो दे रखा है 90 डिग्री। तो आपका जो दूसरा ऑप्शन है 90 डिग्री वो यहाँ से सही हो जाएगा आपका a बराबर 90 डिग्री। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास दे रखे हैं आंकड़े और हमसे पूछा गया है बहुलक। तो बहुलक वाले में हम आपको बता चुके हैं। अगर आपने वीडियो देखे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन भी डेफिनेटली सही गया होगा। तो पहले हम नोट करते हैं आंकड़े 5 7 9, 8 7 9, 7 7 5, 3 और 5। ये हमारे पास आंकड़े दे रखे हैं। हमसे पूछा गया इनका बहुलक। तो बहुलक के बारे में हमने आपको बताया था, जब किसी भी आंकड़े का बहुलक निकालते हैं तो इसमें ये दे रखते हैं कि कौन सा आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आया है या किस आंकड़े की जो बारंबारता है वो सबसे ज्यादा है, वही हमारा हो जाता है बहुलक। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन आंकड़ों में हमें 5 और 7 दो संख्या ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। काउंट करते हैं। हमारा जो 5 है 1 बार, 2 बार और 3 बार पूछा दिखाया है। और 7 की बात करें तो 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो यहाँ से जो हमारा 7 है वो कितनी बार है? 4 बार आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ का बहुलक हो जाएगा वो कितना आ जाएगा? 7। और आपका जो पहला ऑप्शन है 7 वो यहाँ से सही हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास देखिए, ये क्वेश्चन आपका घातांक वाले चैप्टर से आया है। इसमें देखिए दे रखा है हमारे पास b/a, c/b और a/c। ये इसका हमें मान पूछा गया है। घातांक वाले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो हम बता देते कि अगर कोई दो राशियां मल्टीपल में है और रूट में है तो उनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इसे एक मल्टीपल और कर दे तो उसे भी हम रूट में लिख सकते हैं। बस उसी चीज को यहाँ से फॉलो कराना है। यहाँ से क्या आ जाएगा, हम सबको एक रूट में लिखेंगे b/a, c/b और a/c। यहाँ से आपके देखिए सारी वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ पे आपके पास बचेगा 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि रूट में 1। रूट में 1 का मतलब होता है 1। तो यहाँ पे देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर तीसरा है वो दे रखा था आपका 1। ऑप्शन नंबर 3 था वो आपका 1 दे रखा था। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दे रखा है कि एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है और हमसे पूछा है वृत्त की परिधि। तो देखिए, वृत्त के चैप्टर में आप जानते हैं कि वृत्त का जो व्यास होता है उसका त्रिज्या के साथ एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो क्या होती है? वृत्त के व्यास की आधी होती है, या कह सकते हैं वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो हमारे पास दे रखा है वृत्त का व्यास। हमारे पास व्यास कितना दे रखा है? व्यास दे रखा है 12 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या है कि वृत्त की परिधि हमें निकालनी है। अब हमारे पास व्यास है। व्यास हम जानते हैं क्या आता है? 2r इक्वल टू 12। अब हम इसे कन्वर्ट नहीं करेंगे त्रिज्या में। क्यों? क्योंकि हमारा जो परिधि का फॉर्मूला होता है उसमें होता है 2πr, और जब परिधि हमारी 2πr होती है तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आ जाएगा परिधि क्या होती है हमारे पास 2πr।
इसे अगर हम लिख दें पाई इंटू 2r, अब इस 2r की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, तो यहाँ से पाई और 2r कितना है 12, तो ये हो जाएगा 12 पाई। अगर हम यहाँ से पाई की वैल्यू डालते हैं 22/7 है 3.14, तो हमारी वैल्यू कैलकुलेट होकर कुछ और आती है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमें आंसर पाई में ही लाना था, और आपका जो पहला ऑप्शन है 12 पाई सेंटीमीटर वो आपका सही है। इस क्वेश्चन का आपका पहला आंसर सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दे रखा है कि समांतर चतुर्भुज क्या है, हमारे पास समांतर चतुर्भुज, समांतर समचतुर्भुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है। क्वेश्चन है हमारे पास समांतर समचतुर्भुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है। तो देखिए हमें समांतर समचतुर्भुज के ज्यादा फोकस नहीं करना है, हम सीधे जानते हैं कि आपके जो चतुर्भुज होते हैं उनके अंतःकोणों का योग कितना होता है। हमने आपको बताया था कितना होता है 360। आपका कोई भी चतुर्भुज होता है उसके अंतःकोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। अब हम देखते हैं ऑप्शन की तरफ कि हमारा पहला ऑप्शन क्या दे रखा है। पहला ऑप्शन दे रखा है एक समकोण, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका 2 समकोण, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपका 8 समकोण, और चौथा ऑप्शन दे रखा है आपका 4 समकोण। तो हम बात करते हैं समकोण के हिसाब से क्या हो सकता है। हम जानते हैं एक समकोण का जो मान होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका 90 डिग्री, और हमने क्या बताया चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 360, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब हम दूसरे की बात करते हैं, अगर 2 समकोण का मान कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 180 डिग्री, यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरे की बात करते हैं, हमारे पास रखा 8 समकोण, अगर 8 की बात करें तो 8 इंटू 90 डिग्री, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 720, ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। अब हम आएंगे चौथे समकोण पर, तो चौथे का मतलब हो गया कि 4 समकोण यानी कि 4 इंटू 90, ये आपका आ जाएगा 36 डिग्री, यानी कि ये आपका आंसर जो है चौथा ऑप्शन आपका सही है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो 5वां ऑब्जेक्टिव था उसका चौथा आंसर सही है। अब हम इसके बाद बढ़ेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न की तरफ। तो अति लघुत्तरीय में देखिए आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया प्रायिकता वाले चैप्टर से। अगर आपने हमारे चैनल के वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको उसमें पढ़ा हुआ मिला होगा, उसमें हमने पढ़ाया था। हमारा आपका क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों सिक्कों पर शीर्ष आने की संभावना ज्ञात कीजिए। क्या है, 2 सिक्के हैं, दोनों को एक साथ उछालते हैं, शीर्ष यानी कि हेड आने की संभावनाएं बतानी है। हमने आपको बताया था जब कोई भी एक सिक्का अगर हम उछालते हैं तो उसकी टोटल जो संभावित क्रियाएं होती हैं 2 होती हैं। कैसे, या तो हेड आएगा या तो टेल, मतलब या तो हेड आएगा या टेल, तो उसमें किसी भी एक क्रिया के होने की संभावना आपकी क्या हो जाएगी 1/2। लेकिन हम जब 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो हमारे पास संभावित क्रियाएं क्या आ जाती हैं, या तो दोनों में क्या आ जाए हेड आ जाए, या तो पहले में हेड और दूसरे में टेल, या दूसरे में टेल पहले में हेड के नहीं, अब की क्या है पहले में टेल है दूसरे में हेड है, या फिर क्या आ जाए आपका दोनों में टेल। तो ये टोटल संभावित क्रिया है, मतलब कि 2 सिक्के अगर हम एक साथ उछालते हैं तो हमारे पास जो टोटल संभावित क्रिया है वो कितनी होती है 4। हमसे पूछा गया है कि शीर्ष आने की संभावना यानी प्रायिकता बतानी है, और हमने बताया था प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता होती है हमारी, प्रायिकता का मतलब होता है कि एक तो जो हमारी संभावित क्रिया है वो, और नीचे कुल क्रियाएं, तो यानी कि हमारी जो संभावित क्रिया, तो हम देख सकते हैं कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर दोनों बार शीर्ष आने की क्रिया होगी। तो दोनों बार शीर्ष का मतलब है एक बार ही ऐसी सिचुएशन आएगी जो हमारा क्या आ जाएगा शीर्ष, यानी कि हेड इनटू हेड दोनों बार है, तो मतलब कि आपका एक ही ऐसी क्रिया होगी जिसमें क्या होगा शीर्ष आएगा दोनों सिक्कों पर, और टोटल संभावित हमारे पास कितनी क्रिया है 4। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया 1/4। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, अगर आपने वीडियो देख के गए होंगे तो डेफिनेटली आपका ये क्वेश्चन सही हुआ होगा। अब चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है हमारे पास, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन दे रखा है बेलन वाले चैप्टर से। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। एक हमारे पास क्या है लंबवृत्तीय बेलन बना लेते हैं। हमने दिया रखा है कि इसके आधार का क्षेत्रफल लंबवृत्तीय बेलन, और बेलन का आधार क्या था हमने आपको वीडियोस में बताया है आपको कि बेलन का जो आधार होता है वो क्या होता है सर्किल के ऊपर सर्किल रखते चले जाते हैं तो हमारा बेलन तैयार होता है।
तो जो बेलन का आधार होता है वो क्या होता है, सर्किल होता है। तो सर्किल का क्षेत्रफल या बेलन के आधार का क्षेत्रफल हमारे पास दे रखा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारे पास दे रखा h बराबर दे रखी, उसकी ऊंचाई दे रखी कितनी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे जो इसका बेस है आधार, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, और जो हाइट है वो हमारे पास दे रखी 10। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ से क्या करें, पाई की वैल्यू डालें, आर निकालें, फिर हम करेंगे। नहीं, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम पाई आर स्क्वायर एच की बात करें तो हमारे पास पाई आर स्क्वायर ही तो दे रखा था ये, तो हमें कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आर निकालने की जरूरत नहीं। पाई आर स्क्वायर 100 दे रखा है, एच हमारा ये है, तो हमारे पास तीनों चीज कैलकुलेट आ जाएंगी। 1000 सेंटीमीटर क्यूब। बेलन का आयतन हमारा कितना निकल के आ गया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दे रखा है, एक समीकरण दे रखी है, द्विघात समीकरण दे रखी, उसके विषय है हल या उसका मान निकालना है। तो देखिए, द्विघात समीकरण के चैप्टर से काफी इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास समीकरण दे रखी है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। ये हमारे पास समीकरण दे रखी है और हमें क्या करना है, इसको हल करना है। तो ठीक है, देखते हैं। हमने आपको बताया था, अगर आपने पढ़ा है तो, कि इस तरह के जो समीकरण होते हैं उनके हल करने के लिए क्या करते हैं, आपकी जो कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले जो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उससे। और यहाँ पे जो हमारा एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट कितना है, 1। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना, 10 ही रहेगा। अब इसके हमें करना है फैक्टर। तो जब हम फैक्टर इसके करेंगे तो हमें किस तरीके से करना है, हमें ऐसे फैक्टर दिए कि जिनकी मल्टीप्लाई करें तो हमारा 10 आए और उनका एडिशन करें तो कितना है, 7। तो अगर हम इसको फैक्टर करें और हम 7 को लिख दे 5 प्लस 2, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10। तो यहाँ से आ जाता है अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस यहाँ से 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम दोनों से कॉमन लें तो यहाँ से आएगा x प्लस 5। जहाँ से x कॉमन आ गया x बचा, यहाँ से x कॉमन आ गया 5 बच गया। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 5। दो चीजें हमारे पास निकल के आ गई। अब हम देखते हैं इन दोनों में से x प्लस 5 वाली टर्म कॉमन हो जाएगी और यहाँ से आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास दे रखा है x प्लस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो दोनों में से एक तो 0 होगा ही, तभी हमारी वैल्यू 0 होगी। तो अगर हम एक बार x प्लस 5 बराबर 0 ले लेते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -5। और अगर हम एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 ले लेंगे तो x बराबर आ जाएगी -2। ये हमारे आ गए इस समीकरण के दो हल, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -5। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपके जो क्वेश्चन है वो सही भी गए होंगे पेपर में। काफी इजी सा क्वेश्चन आज पेपर आया था आपका, कोई भी ऐसा क्वेश्चन था नहीं जो डाउटफुल हो या थोड़ा भी टफ हो। अब चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दे रखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्या है, 2 वृत्त दे रखे हैं, एक की जो त्रिज्या है वो दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है। हमने मान लिया कि एक हमारा वृत्त है ये और एक है ये, इन दोनों की जो त्रिज्या है उनका अनुपात दिया रखा। अगर हम पहले की बात करें तो ये R1 है और ये क्या है, R2। और हमें दे रखा है कि पहले वृत्त की त्रिज्या है वो पहले दूसरे की 4 गुनी है, यानी कि ये 4R1 इक्वल टू R2 ये दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, माना त्रिज्याएं हमारे पास क्या हो जाएंगी, R1 और R2 है तो R1 R2। और हमारे पास क्या रखे, जो आपकी त्रिज्या है वो R1 और R2। तो अगर हम दूसरे वृत्त की बात करें तो हमारे पास जो त्रिज्या दे रखी उनका ये दे रखा है कि 4R1 इक्वल टू R2। ये उन दोनों में आपस में क्या रखा है, संबंध दे रखा है कि R1 अगर, और हम अगर R1 को R के पदों में लिखें इस तरीके का नाम मान के कि जो R1 है वो आपकी 4R है और R2 कितनी है, केवल R। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है उनके क्षेत्रफलों में अनुपात। तो क्षेत्रफल में अनुपात अगर हम निकालें
तो क्या हो जाएगा, पहले वृत्त का क्षेत्रफल हम मान लेंगे पाई r1 स्क्वायर अपॉन पाई r2 स्क्वायर। अगर स्क्वायर की बात करें पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r1 की जगह हम वैल्यू डाल देंगे 4r और नीचे इसकी जगह वैल्यू डाल देंगे r, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 और r स्क्वायर, नीचे से केवल r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये आपका 16/1, यानी कि दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा 16:1। ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब हम बात करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखी है, एक चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी बहुत ज्यादा। अब देखिए बात की है चक्रीय चतुर्भुज की, तो चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी जो चारों भुजाएं हैं वो क्या हो, किसी वृत्त की परिधि पर प्रेजेंट हो, वृत्त की परिधि पर होती है, उसे हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। एक हमारे पास चक्रीय चतुर्भुज ABCD दे रखा है, उसमें एंगल हमारा दे रखे हैं, चलिए हम बना लेते हैं एक चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, अब हमारे पास एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया, ये हमने बना लिया एक चक्रीय चतुर्भुज। इसकी देखिए चारों जो शीर्ष है वो वृत्त की परिधि पे है, अगर उसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पे तो क्या आ गया चक्रीय चतुर्भुज। अगर हम बात करें ABCD के तो ये होगा A हमारा, B हो गया, C हो गया और ये D हो गया। अब हमसे कहा गया कि आपका जो एंगल A दे रखा है वो दे रखा है 55, एंगल A दे रखा है 55 और एंगल B दे रखा है आपका 60 डिग्री। आपको C और D के मान बताने हैं, हमें ये वाला एंगल बताना है कितना आएगा और ये वाला एंगल बताना है कितना आएगा। तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है हमारी कि क्या होता है कि उनके सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180, और हम जानते हैं कि पूरे चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 360। तो अगर हम बात करें एंगल A और C, एंगल A प्लस एंगल C, इन दोनों का एडिशन हमारे पास होना चाहिए 180 डिग्री। तो हमारे पास A दे रखा है 55 डिग्री और एंगल C हमारे पता करना था, ये हो गया ये। तो 180 से जब हम 55 यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारे पास एंगल C निकल के आएगा, और यहाँ से एंगल C की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 180। 180 में से हम 55 घटा देंगे तो हमारे पास एंगल C की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 125 डिग्री, कितनी 125। इसी प्रकार से अगर हम एंगल B और D की बात करें, यहाँ से आपका एंगल B और एंगल D, इन दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए, इनका भी एडिशन क्या होना चाहिए 180, क्योंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। तो B और C, तो यहाँ से हम B की बात करें तो हमारे पास दे रखा है B 60 डिग्री और एंगल D ये दे रखा है, हमें निकालना है। तो यहाँ से एंगल D बराबर हो जाएगा 180 माइनस का 60 डिग्री और एंगल D यहाँ से निकल के आ जाएगा 120 डिग्री। यहाँ से देखिए आपके जो C और D दोनों एंगल निकल के आ चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, जो आपका अति लघुत्तरी वाले टाइप का आखिरी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास दे रखा है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 प्लस tan 45, हमें निकालना है इनका मान। तो देखिए अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, हमसे पढ़ी होगी तब भी ये चीज आप जानते होंगे, कहीं से भी पढ़ी गई, ये कॉमन सी बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। साइन में 30 का मान होता है हमारे पास 1/2, कॉस में 60 का मान होता है हमारे पास 1/2, और जो आपका tan 45 इसका मान होता है हमारे पास कितना, tan 45 का मान होता है हमारे पास 1। अब हम इनको अगर आपस में ऐड कर दें तो एलसीएम 2 आ जाएगा, यहाँ से 1 + 1 + 2 यानी कि 4/2 डिवाइड होकर आंसर आ जाएगा कितना 2। कितना आ गया आंसर हमारे पास 2 निकल के आ गया। तो यहाँ से देखिए आपके जो अति लघुत्तरी प्रश्न है वो समाप्त होते हैं। अब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे लघु उत्तरी प्रश्न के बारे में। लघु उत्तरी में देखिए हमारे पास 7 क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए देखते हैं। लघु उत्तरी में देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा, निम्न समीकरण को हल कीजिए, और हमारे पास 2 इक्वेशन दे रखी है, 2x - y 2x - 3y।
इक्वल टू 13 और 7x माइनस का 2y इक्वल टू 20। ये दे रखी। समीकरण हल करने की 3 विधियां होती हैं। आपके सिलेबस में 2 विधियां थी, वो हमने भी आपको पढ़ाई है, और अगर नहीं पढ़ाई है तो आपने भी तो कहीं ना कहीं से पढ़ी होंगी। तो वहां पे हमारे पास एक विधि होती है प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि। फिर हमसे केवल हल करने के लिए कहा गया, ये नहीं कहा गया कि किस विधि से आपको ये करना है। तो हम किसी भी विधि से करते हैं। तो हम चलिए देखते हैं सीधे सीधे कि अब हम ये क्या कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 7x है, 3y है, 2y, इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन की एक वेरिएबल के कोफिशिएंट आपस में इक्वल कर लेंगे, फिर उन्हें जोड़ेंगे, घटाएंगे, और उसके बाद हम उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 2 से गुणा करें और यहाँ से 3, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर वाली इक्वेशन में अगर हम 2 से गुणा करें तो 4 2 दूनी 4x, 6y इक्वल टू 26, और नीचे वाले में अगर हम 3 से करें तो 21x माइनस का 6y इक्वल टू हो जाएगा 60। अब यहाँ से अगर हम जो इन दोनों को क्या करें, घटा दें, तो जब हम घटाएंगे तो ये हमारे पास प्लस है, ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस। जब हम इन्हें घटाएंगे आपस में, तो यहाँ से अगर हम घटाएंगे तो माइनस का 17x बचेगा। इन दोनों में क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ से जब घटाएंगे 60 में से 26, तो हमारे पास 60 में से 26 जाएगा। यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका 34 माइनस का 34। यहाँ से x की बात करें तो क्या आ जाएगा, माइनस 34 अपॉन माइनस का 70, यानी कि x बराबर कितना आ गया, माइनस से माइनस और कैंसिल आउट होकर 2। हमारे पास देखिए x की वैल्यू आ गई। हमें इक्वेशन सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी होती। हम क्या करते हैं, एक पहली वाली इक्वेशन या दूसरी, किसी में भी x की वैल्यू उठा के रख सकते हैं और हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारे पास क्या रखा था, 2x माइनस का 3y इक्वल टू 13। यहाँ से x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 2, तो x की वैल्यू 2 रख दी, 3y इक्वल टू 13। ये आ गया आपका माइनस का 3y, ये 13 माइनस का 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, इधर जाके हो जाएगा माइनस का 4, तो माइनस का 3y इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 9। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3, 3 से 3 माइनस से माइनस, और ये 3 किया 9। तो देखिए x बराबर 2 और y बराबर 3, दोनों वैल्यूज हमारे पास निकल के आ गई। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और पेपर में भी आपने आराम से कर लिया होगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में ज्यादा कुछ मेहनत का काम होता है नहीं, बस नॉर्मल वैल्यूज डाल के आपको आंसर निकालने रहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है कि निम्नलिखित सारणी में 40 छात्रों की आयु दे रखी है हमें वर्षों में, उसकी हमें मध्यिका निकालनी है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी हमने आपको पढ़ाए हैं, बहुत ही आसान होते हैं। हमारे पास दे रखी आयु दे रखी है एक तरफ, और दूसरी दे रखी छात्रों की संख्या। तो देखते हैं आंकड़ों में आयु दे रखी 10 साल, 12 साल, 14 साल, 16 साल और 18 साल। छात्रों की संख्या में हमारे पास 4 दे रखी है, 8 दे रखी है, 12 दे रखी, 6 दे रखी और 10 दे रखी। ये हमारे पास वैल्यूज दे रखी है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। हमें मध्यिका निकालने के लिए हम इन क्वेश्चन में क्या निकलते हैं, इनमें हम निकालते हैं संचयी बारंबारता। बारंबारता क्या होती, जो आपका दूसरा कॉलम दे रखा छात्रों की संख्या या कुछ भी तरीके से डेटा दे रखा, वो आपकी बारंबारता है। तो अब हम निकालेंगे संचयी बारंबारता। क्योंकि ये डेटा हमारे पास पहले ही दे रखा कितना 40 है, एक हम जोड़ भी ले 8 4 12 12 24 6 30 10 40। तो हम संचयी बारंबारता निकालते हैं तो इसके सामने वही, फिर इसके नीचे क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करके लिखते हैं। इसके नीचे इन दोनों का ऐड करेंगे, इन तीनों का ऐड करेंगे एक तरीके से। इसके नीचे लिखेंगे तो इन चारों का ऐड, और जब लास्ट में लिखेंगे कितना 40। तो हमारे पास जो आंकड़ों की संख्या है वो टोटल कितनी है 40, और 40 क्या है हमारा, ये हो जाता है n आ गया 40। और ये कैसी एक संख्या है, ये है हमारा एक सम संख्या। मध्यिका के फॉर्मूले में हमने आपको 2 तरीके के फॉर्मूले बताते हैं, एक होता है आपका विषम वाला, एक होता है सम वाला। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है n इक्वल टू वो आ गई 40। 40 का एक सम संख्या है, तो सम संख्या की मध्यिका हम कैसे निकाल देते हैं, इसकी मध्यिका हो जाती है हमारे पास n/2 पद का मान
प्लस n अपॉन 2 प्लस 92वें पद का मान अपॉन 2 क्या होती है? n अपॉन 2वें पद का मान प्लस n अपॉन 2 प्लस 92वें पद का मान अपॉन टोटल में क्या आ जाता है 2। तो n हमारे पास कितना दे रखा था 20 बटा 2वें पद का मान, ये हो जाएगा 20 अपॉन 2 प्लस 92वें पद का मान और टोटल के नीचे 2। n सॉरी हमारे पास कितना दे रखा है 40, n की वैल्यू 40 थी, तो यहां से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 20वां पद और यहां से जब काटेंगे तो आ जाएगा 21वां पद, नीचे 2। तो हमारे पास हम 20वें पद की और 21वें पद की बात करें तो हमारा कौन सा होगा 20वां या 21वां पद? इसके लिए हम कहाँ पे देखेंगे? देखते हैं कि पहले वाला जो आंकड़ा दे रखा है वो कितना है 4, दूसरा वाला जो आंकड़ा दे रखा है 12, तो 12 तक के तो पद इसमें है। 20वां और 21वां पद कहाँ पे आएगा? 12 से 24 के बीच में हमारे जो होंगे वो क्या 20वें और 21वें पद आएंगे। तो 12 के सामने हमारे पास वैल्यू क्या दे रखी? 12 के सामने हमारे पास वैल्यू दे रखी है ये, और 24वें वाले पद इसमें हमारे पास क्या आ जाएंगी 20वें और 21वें पद का मान। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 14 प्लस 14 अपॉन 2। तो यहाँ से देखते हैं क्या हो जाएगा, ये जाएगा 28 अपॉन 2 यानी कि 14। तो हमारा जो 20वां पद होगा वो कितना हो जाएगा 14 यानी कि 14। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में सही गया होगा और काफी आसान क्वेश्चन भी था ये। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और इजी भी है अगर आपने सही से पढ़ा है तो, और अगर आपने एंगल्स को देखकर डर रहे हैं तो उसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। देखते हैं क्या देखता है। पहली बात तो पेपर में है मिसप्रिंट, CAT तो होता ही नहीं है कुछ, ये होता है कॉट। क्वेश्चन नंबर 14 है और हमारे पास दे रखा कि 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान बताना है। देखिए आपको साइन और कॉस के मान तो याद होते हैं, लेकिन जो कॉट होता है और सेक इनके मान नहीं याद होते। तो हमने जो आपको टेबल बताई थी तो उसमें हमने ट्रिक बताई थी कि किस तरीके से निकालते हैं। कॉस का होता है, कॉस का मतलब होता है साइन, सेक का मतलब होता है आपका 1 अपॉन कॉस। तो जब सेक का मतलब 1 अपॉन कॉस है तो सेक 60 की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास कॉस क्या हो जाएगा 1 अपॉन ये। तो हमारे पास अगर क्या हो कॉस की वैल्यू हो और उसे हम 1 अपॉन में कर लेंगे तो हमारे पास सेक की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम सेक 60 की जगह कॉस 60 की वैल्यू निकाल दें तो कॉस 60 की वैल्यू हमें पता है 1/2। तो यहाँ से अगर हम सेक 60 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे इस वाले फार्मूले से उल्टा कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास सेक 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी कितनी 2। अब हम बात करते हैं इसकी। हमारे पास जानते हैं क्या tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट। अगर हमारे पास कॉट की वैल्यू निकालनी है, अगर हमें tan 45 हम जानते हैं, सबको याद होता है कितना होता है 1। तो यहाँ से कॉट 45 हमारे पास क्या आ जाएगा वो भी 1, क्योंकि अगर हम 1 अपॉन 1 करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा 1 निकल के आएगा। और साइन की वैल्यू तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, तो बस सीधे सीधे वैल्यूज पुट करनी है। सेक 60 की हमारे पास वैल्यू कितनी आई है 2, और 2 का करना है हमें स्क्वायर। अब हमारे पास दे रखा है साइन स्क्वायर 30। तो साइन 30 क्या होता है वो हमारा कितना होता है वो होता है आपका 1/2। बस हो गया, ये हो गया 4 स्क्वायर करने के बाद ये माइनस का 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 1/4। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आपके पास निकल के आ जाएगा आंसर 1/4। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और समझने लायक इतना टफ क्वेश्चन है भी नहीं है। केवल बात थी कॉट और सेक की वैल्यू निकालने की। अगर आपको ये चीजें पता थी तो आपने बहुत ही आसानी से कर लिया होगा ये क्वेश्चन। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास दे रखा है यहाँ पे कि एक घनाभ की माप दे रखी है हमारे पास सीधे सीधे माप का मतलब है हमारे पास घनाभ की 3 भुजाएं दे रखी है कितनी 98 सेंटीमीटर
इंटू 42 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर। तीन मापे हमारे पास दे रखी है 98, 42 एंड 18 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया कि इसके आयतन के बराबर अगर हम कोई घन बनाते हैं तो उसकी भुजा क्या होगी। क्या है, इसके आयतन के बराबर अगर हम कोई घन बनाएंगे तो उसकी भुजा क्या होगी। अगर ये हमसे कह रहे हैं कि इसके आयतन के बराबर कोई घन होगा तो मतलब इसका जो आयतन निकलेगा वो क्या होगा, एक परफेक्ट क्यूब होगा। तभी तो हम जानते हैं कि जो घन होता है उसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो जब उसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो मतलब वो किसी न घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, एक परफेक्ट क्यूब होता है। तो अगर हम बात करें कि घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके आयतन का परफेक्ट क्यूब। यानी कि इसको अगर हम 3 घात के रूट में लिख दें और उसको बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी भुजा। इसको अगर हमने रूट में लिख दिया घनाभ के आयतन को और इसका परफेक्ट क्यूब जब बाहर निकलेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो घन की भुजा हो जाएगी, क्योंकि आयतन तो दोनों के बराबर ही है। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए 98 है, 98 के अगर हम फैक्टर करें तो क्या आ जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 2, 7 इंटू 7 49 इंटू 2 42 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 7 इंटू 2 इंटू 3 और 18 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए हमें निकालना है यहाँ से परफेक्ट क्यूब, तो इसके लिए हमें 3 के जोड़े चाहिए और ये यहाँ पे हमारे पास मिल गए। यहाँ से एक 7 बाहर आ गया, एक 2 बाहर आ गया और एक 3 बाहर निकल के आ गया। तो इन तीनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उस घन की भुजा आ जाएगी जिसका आयतन इसके मल्टीपल के बराबर होगा। हमें मल्टीपल करके कोई जरूरत नहीं। यहाँ से क्या आएगा 4 दूनी 14 और 14 3 42, यानी कि हमारा जो घन आएगा उसकी जो भुजा होगी वो कितने की 42 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास दे रखा है, एक चित्र दे रखा है, पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ए ओ बी व्यास है। चलिए बना लेते हैं। ये हमने मान लिया सेंटर, ये वृत्त का केंद्र है ओ, ए ओ बी ये हमारे पास वृत्त का व्यास दे रखा है, ए ओ तो है ही, ये हो गया बी। इसके बाद हमसे कहा गया है कि वृत्त पर बिंदु सी और डी इस प्रकार है कि सी ए बी बिंदु और सी, एक बिंदु दे रखा है, एक सी यहाँ पे दे रखा है और एक डी यहाँ पे, इन्हें हम आपस में मिला लेते हैं और ये हमने बना लिया एक चक्री चतुर्भुज। और हमें एक पास क्या कि एंगल सी ए बी, ये सी है ये डी है, सी ए बी ये हमारे पास दे रखा है इसमें 30 डिग्री। और क्या दे रखा है ए बी डी, ए बी डी ये हमारे पास दे रखा है 40 डिग्री। अब हमें बताना है इसमें सी ए डी और बताना है एंगल सी बी डी। 2 एंगल हमें यहाँ से फाइंड करने हैं। तो देखिए एक तो ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज हो गया और दूसरी चीज क्या है कि ये हमारे पास ए ओ बी ये क्या दे रखा है वृत्त का व्यास। जब ये वृत्त का व्यास दे रखा है तो इसका मतलब ये जो लाइन है ये व्यास है जो इस वृत्त को नीचे वाले को भी अर्धवृत्त बना रही है और ऊपर वाले को। और एक थ्योरम हम जानते हैं कि जब वृत्त का व्यास हो जाता है यानी अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है समकोण। इस तरीके से ये दोनों हमारे एंगल क्या हो जाएंगे समकोण हो जाएंगे। अब देखिए हमारे पास इस त्रिभुज में भी 2 कोण पता हो गए, इस त्रिभुज में भी 2 कोण पता हो गए। तो हम यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो तीसरा एंगल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होगा हमारा तीसरा एंगल देखते हैं। अगर हम बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी में तीनों एंगल को अगर हम जोड़ते हैं एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी, इन तीनों का एडिशन कितना होना चाहिए 180 डिग्री। हमारे पास एंगल सी ए बी ये कितना दे रखा है 30 डिग्री। एंगल ए सी बी ये हमने निकाल लिया है कितना 90 डिग्री। और एंगल हमें निकाल के देना है कौन सा सी ए, हमारा एंगल निकालना है ए बी सी, ए बी सी कह ले या सी ए बी, 2 एंगल हमें निकाल के देने हैं।
तो पहले तो जब इस एंगल को फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ABC। तो यहाँ से आपको अगर एंगल ABC कैलकुलेट करेंगे, 9 3 क्या आ जाएगा 12 और 180 माइनस का हो जाएगा 120 डिग्री। यहाँ से निकल के आ गया 60 डिग्री। तो हमारा जो ऊपर वाला एंगल है वो निकल के आएगा कितना, 60 डिग्री। अब इसी तरीके से हम नीचे वाले त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ADC में, ADC में क्या आ जाएगा, आपके तीनों त्रिभुज, तीनों कोण अगर हम ले लें तो उनका योग कितना आएगा, एंगल BAD प्लस एंगल ADB प्लस एंगल DABD, इनका भी एडिशन कितना होगा 180। अब हम बात करते हैं BAD हमें नहीं पता, ये निकाल लेंगे हम। और बाकी के जो तो एंगल दे रखे उनका वैल्यू हमारे पास दे रखी है। एक दे रखा है एंगल ADB हमारे पास कितना, हमने 90 निकाला है, और ABD हमारे पास दे रखा है 40, टोटल है हमारे पास 180। तो यहाँ से एंगल BAD ये निकल के आ जाएगा 9 4 13, 180 माइनस का 130। तो यहाँ से ये निकल के आ गया हमारे पास 50 डिग्री, यानी कि जो हमारा ये वाला एंगल था वो कितना निकल के आ गया, 50 डिग्री। अब हमसे देखिए क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया एंगल CAD, यानी कि इन दोनों का एडिशन हमसे पूछा गया है। तो एंगल CAD क्या होगा देखते हैं। जो एंगल आपका CAD है वो क्या हो जाएगा, एंगल CAD किसके किसके, CAB और DAB, इन दोनों के बराबर हो जाएगा। वो कितना आ जाएगा 15 + 13, यानी कि बराबर कितना 80 डिग्री। अगर हम दूसरे वाले की बात करें CBD, तो CBD हमारा कितना आ जाएगा, एंगल CB और D, C और B और D, CBD हमारे पास CDA और ABD, इनके बराबर हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री और 40 डिग्री, यानी कि आपका 100 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा और एग्जाम में भी आपका ये क्वेश्चन है सही हुआ होगा। अब चलिए इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। देखिए काफी आसान सा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है कि 2 अंकों की एक संख्या है और संख्या का योग क्या दे रखा है 12। यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। संख्या ज्ञात करना है। हमने क्या किया, हमारे पास 2 अंकों की एक संख्या दे रखी है, तो सबसे पहले हम मानते हैं संख्या के अंक। तो हमने अंक मान लिए x, y, और हमारे पास दे रखी है, अगर हम 2 अंकों की संख्या की बात करें तो अंकों का योग हमारे पास दे रखा है। अंकों का योग देखिए दे रखा है हमारे पास, अंकों का योग कितना दे रखा है हमारे पास, संख्या 2 अंकों की एक संख्या के योग 12 है, यानी x + y, ये हमारे पास कितनी दे रखी 12। और क्या है कि यदि उस संख्या में 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। तो अंक अगर हम बदल देते हैं तो पहले अगर हम संख्या की बात करें तो हमारे पास एक संख्या यहाँ से क्या हो जाएगी, अगर हम संख्या बनाए हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास संख्या बन जाएगी 10x + y, ये तो हमारी हो जाएगी संख्या। अब हमसे क्या कहा है कि अंकों को उलट दे और फिर हम क्या कर ले, उसमें से 36 घट जाता है। क्या है, यदि उस संख्या से 36 घटा दिया जाए तो संख्या का अंक उलट जाए। इस संख्या से क्या है, अंक उलटने पर अंक पलट दिए तो हमने क्या किया, y की जगह x कर दिया और x की जगह y। तो ये क्या है आपकी, ये हमारी अंकों की संख्या 36 अंक से 36 कम हो जाती, मतलब जो संख्या है उसमें से 36 कम हो जाता है। ये सिचुएशन हमारे पास दे रखी। अब हमें क्या बताना है, तो वो संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ से देखिए अगर हम इसे हल करें तो ये हो जाएगा 10y + x = 10y, और यहाँ से 10x माइनस का y, इसे उठा के हम सीधे इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा 10x माइनस का y, और ये माइनस का 36 इधर आके प्लस का बराबर 0। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका माइनस का 9x, यहाँ से आपका हो जाएगा प्लस का 9y और प्लस 36 = 0।
या हम इसे क्या कर लें, इसे हम 9 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगी माइनस का x प्लस वाई और 9 चौक 36 प्लस 4 इक्वल टू 0। यह इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, x माइनस वाई इक्वल टू 4। देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है, एक x माइनस वाई इक्वल टू 4, एक x प्लस वाई इक्वल टू 12। दो इक्वेशन है, दोनों को हल करेंगे, x और y की वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद हम संख्या निकाल लेंगे। तो देखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 12, x माइनस वाई इक्वल टू 4। दोनों को अगर हम जोड़ दें ये कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 12 प्लस 12 और 4 16, x बराबर हो गया 8। यहाँ पे x की वैल्यू रख देते हैं तो x की वैल्यू हमने रख दी 8 प्लस y इक्वल टू 12, तो y बराबर 12 माइनस का 8, y बराबर कितना हो गया 4। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 8 और y की वैल्यू कितनी आ गई 4। x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 4 हमने निकालनी है संख्या। तो हमारे पास संख्या क्या थी, 10x प्लस वाई। तो संख्या यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, 10x प्लस वाई। 10x कितना है हमारे पास, x निकल के आया है 8 प्लस वाई कितना है 4। तो यहाँ से हमारे पास संख्या निकल के आ गई कितनी, 84। कितनी निकल के आई है, 84। तो ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपका सही हो गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 ने रखा है। ये क्वेश्चन देखिए हमने अपनी वीडियो में एज इट इज यही करवाया था। चलिए देखते हैं। इसमें क्या है कि 3 मीटर व्यास का एक कुआं है। एक कुआं क्या होता है, हमारा एक तरीके से बेलन। नॉर्मली बेलन जो होता है वो जमीन के ऊपर होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये जमीन के अंदर होता है। तो हम क्या करेंगे, एक 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं खोदा गया। कुआं हमारा इसी तरीके से होता है। इसमें हमें दे रखा है, इसका जो व्यास है वो कितना दे रखा है, 3 मीटर। और गहराई दे रखी इस कुएं की कितनी, 14 मीटर, यानी कि 14 मीटर इसकी जो गहराई है यानी कि h वो कितनी दे रखी, 14 मीटर। हमसे पूछ रहा है कि प्रति घन, अगर 30 रुपए प्रति घन मीटर इसके खोदने का खर्च है तो टोटल खोदने में कितना खर्चा आएगा। तो टोटल खर्चा कितना आएगा, जो इसका आयतन होगा उतना ही इसका खर्चा आएगा खोदने में। तो अगर हम बात करें, हमारे पास दे रखा है h बराबर 14 और 2r यानी कि व्यास बराबर दे रखा है 3 मीटर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। ये व्यास हमारा है तो यहां से हम निकालेंगे त्रिज्या r बराबर 1.5 मीटर। तो आयतन क्या आ जाएगा, कुएं का आयतन हो जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर h। पाई आर स्क्वायर इसके लिए हम यहां से वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर हमारे पास 1.5 इंटू 1.5 और h कितनी है हमारे पास 14 मीटर। यहां से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 हो गया, 2 पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा 10 गुणे 10। इससे अगर हम काटे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। इस 2 से ये 2 कट गया, ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ से 11, यहाँ से 11 इंटू 3 इंटू 3, तो 11 तिया 33 और 33 तिया कितना आ जाएगा 99। 99 कितना आ गया आपका सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर। मीटर में दे रखा है यूनिट हाफ, तो मीटर क्यूब। इस कुएं का जो आपका आयतन है वो कितना है, मीटर क्यूब। अगर इसका आयतन हमारे पास 99 मीटर क्यूब है, हमें दे रखा है कि 1 घन मीटर का खर्च कितना है 30 रुपया। तो 99 घन मीटर का खर्च कितना आ जाएगा 99 इंटू 30। इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 3 दूनी 27, 3 दूनी 27 तो 2970 रुपया। यानी कि उस कुएं को खदाने में टोटल 2970 रुपया खर्च होगा। तो उम्मीद करते हैं आपका जो इस पेपर का सोल्यूशन है वो आपको पूरा समझ में आ गया होगा और आपके सारे क्वेश्चन सही गए होंगे। पेपर काफी नॉर्मल था और इस तरीके का नॉर्मल पेपर बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो ये हुआ हमारे मैथ पेपर का सोल्यूशन। बाकी भी सोल्यूशन जो है आपको उनके वीडियोस मिलते रहेंगे। ये आपका तीसरा वीडियो, इसके आगे की जो भी वीडियोस है
वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियोस का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।